नमस्ते। श्रमिका श्री कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी होनहार हमारी बेटियों से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। और आज की हमारी मेहमान भारत की शान एकता भयान। दोस्तों, कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसे मिलकर के आप कभी उसे भूल नहीं पाते। उसकी छवि आपकी आंखों के आगे सामने रहती है और आपको वह चेहरा बार बार आपको स्मरण हुआ। कुछ चेहरों की मुस्कान, कुछ चेहरों की मासूमियत आपके दिल को ऐसा छूती है कि आप कभी भी अपनी स्मृति से उस मासूम से चेहरे को अपने से अलग नहीं कर पाते। और ऐसी ही हमारी एक प्यारी सी बेटी है एकता भयान, जिन्हें मैं एक हिसार के कार्यक्रम में मिली थी और जिस तरह से उसकी मासूम सी स्माइल ने मेरे दिल में जगह बनाई, तो आज मेरा मन हुआ कि ऐसी हमारी अचीवर को, ऐसी हमारी श्रमिका श्री को, जितने अपने परिश्रम से भारत का नाम रोशन किया है, आप सबको भी मिलवाऊं। आइए हम आप सबको मिलवाते हैं एकता से और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन पर इनवाइट करते हैं हम एकता। एकता, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो थैंकफुल। हाँ, इतना अच्छा ब्यूटीफुल आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो थैंक्स अ लॉट मैम। हाँ, मुझे हमेशा से एकता तुम बहुत ही प्यारी बच्ची लगी हो, और हमेशा जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है, आपके जो चेहरे की मासूम सी स्माइल है वो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक है कि कोई भी आपसे मिले बिना, कोई भी आपसे बात किए बिना तो रह ही नहीं सकता। एकता भारत की अचीवर है, गोल्ड मेडलिस्ट है और एक अवेयरनेस फैला रही है हमारे उन अक्षम बच्चों के लिए, उन अक्षम युवा, किस तरह से वो स्वाभिमान से आत्मनिर्भर होकर के देश में अपना स्थान बनाए, देश में अपना नाम कमाए। एकता, आपसे हम आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपसे हम पूछते हैं। हालांकि मुझे अक्षम शब्द से भी परहेज ही रहता है और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि इंसान की जो क्षमता है, इंसान की क्षमता उसके शरीर की क्षमता से कहीं बंधी है। मुझे लगता है इंसान की क्षमता उसके शरीर से कहीं परे जी। और इस विषय को आप छू रही हैं और इतना सब काम कर रही हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है, आशीर्वाद है। तो एकता, आपसे आज का हमारा इंटरव्यू तो बहुत ही व्यक्तिगत सा होने वाला है। तो पहले तो आप मुझे एकता बताएं कि कैसे आपने ये शुरुआत की, कैसे ये गेम्स में आप एशियन गेम्स तक पहुंची, क्या ऐसी घटना घटी जिससे बिल्कुल बदल गया, जिससे जीवन बिल्कुल बदल गया? जी मैम, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ तो 2003 से स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी जर्नी। जी, 2003 की बात है जब मैंने अपनी +2 कंप्लीट कर ली थी और मेरा बचपन का ख्वाब था एक डॉक्टर बनने का, और जिसे अचीव करने के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी कोचिंग लेने के लिए। तो पर डेस्टिनी को अदर प्लान किया था मेरे लिए, और जैसे ही मैंने अपना पहला दिन ज्वाइन करना था अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ कि हमारी कार स्टेशनरी थी, पार्किंग में थी, चल भी नहीं रही थी, और इतनी देर में एक ओवरलोडेड ट्रक आया सब्जियों से भरा, और वो अपना बैलेंस लूज करके हमारी कार के ऊपर आकर गिर गया। तो स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब क्रेन को बुलाया गया और उसने कोशिश की उस ट्रक को उठाने के लिए, तो उसकी चेन टूट गई और वो जितना ट्रक उठा था वो फिर से हमारी गाड़ी के ऊपर गिर गया। सो बहुत एक टेरिबल एक्सीडेंट था वो, और उस एक्सीडेंट में मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी। रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां आपको चोट लगती है उससे नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। तो मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी सर्वाइकल लेवल पे, गर्दन टूट गई थी मेरी, गर्दन पे चोट है मुझे। उसके बाद से मैं व्हील चेयर पर हूँ। मेरे पैर कंप्लीट पैरालाइज्ड हैं और हाथों में पार्शियल पैरालिसिस है। तो ये एक फिजिकल स्टेट हो गई थी उस एक्सीडेंट के बाद से। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत समय तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे हुआ क्या है,
और जब पता लगा तो पता नहीं था इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय बाद चलने लगूंगी, जैसे फ्रैक्चर रिकवर हो जाता है ऐसे शायद ये इंजरी भी रिकवर हो जाए, पता नहीं था। तो जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे दिल्ली लेकर गए पहले, तो वहाँ तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, इसके बहुत ब्लीक चांसेस हैं सर्वाइव करने के, शी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, जो इसी तरह की चोटों के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरी 3 सर्जरीज हुई और मैंने 9 महीने हॉस्पिटल में बिताए। So it was very tough time in terms of accepting the disability, और mentally it was complete change कि आप एक चलते फिरते नाचते कूदते बच्चे थे और सडनली आप व्हीलचेयर पे आ गए, आप खुद से बैठ भी नहीं सकते, बैठ सकते हो तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, खुद से खा नहीं सकते, तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह फिर से जीवन शुरू हुआ। और इसमें जो 100% सहयोग रहा वो मेरे पेरेंट्स का रहा, मेरे माता पिता का रहा, जिन्होंने मुझे हर नेगेटिविटी से बचा कर रखा, चाहे वो मेरी खुद की थॉट्स की नेगेटिविटी थी, चाहे वो आसपास के जो लोग कहते थे। डिसेबल्ड होने पर एक तो चैलेंज खुद के लिए होता ही है कि आप एक अलग तरह की बॉडी में अडेप्ट करते हो और आपकी करियर ऑप्शंस चेंज हो जाती है, थोड़ा सा फ्रेंड्स का भी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एंड उसके साथ साथ समाज की धारणा भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाती है। एक डिसेबल्ड पर्सन को एक बोझ की तरह ट्रीट समझा जाता है कि दिस पर्सन इज डिसेबल्ड, तो वो अपने परिवार पर बोझ ही होगा। और लड़कियों को तो और भी ज़्यादा ऐसी बातों को लाया। हाँ, कुछ तो लड़की को वैसे ही समझा जाता है, और फिर अगर वो डिसेबल्ड है तो वो धारणा ही बना ली जाती है कि शी विल बी अ बर्डन ऑन हर फैमिली। तो धीरे धीरे मुझे परसेप्शंस पता लगने लगी लोगों की मेरी तरफ क्या है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि लोग इतना भी नेगेटिव सोच सकते हैं। तो फिर जो उस समय में हमने बेस्ट डिसीजन लिया, या मेरे पेरेंट्स ने हमने बेस्ट डिसीजन लिया, वो था पढ़ाई शुरू करने का दोबारा से नए सिरे से। और मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि यस, अब भी ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सीडेंट से पहले जैसे करती थी अब भी कर सकती हूँ, और मुझे पढ़ने में बहुत मेरी रुचि रही है शुरू से, और भगवान की कृपा से मैंने फर्स्ट ईयर में ही मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी में टॉप किया। तो उस समय बड़ा मोरल बूस्टअप हुआ कि यस, स्टिल देयर इज समथिंग दैट आई कैन एक्सेल एट। तो एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी इसमें भी, जैसे आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने टॉप किया था, मेरी फैमिली बड़ी हैप्पी थी, तो सडनली एक हमारे रिलेटिव आते हैं, तो उस समय में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई मिलने वाला आता था तो हर कोई ये पूछता था इम्प्रूवमेंट हो रही है, हैज शी स्टार्टेड वॉकिंग, चलने लगी है क्या, कितनी इम्प्रूवमेंट है, क्या पैर हिलने लगे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे। तो किसी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा मुझसे, तो मेरे पापा ने थोड़ा पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया, हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है, और इसने अभी कॉलेज टॉप किया है। तो उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा कॉलेज टॉप किया, कोई बात नहीं, जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है, चलो ठीक है पढ़ के टाइम पास हो जाएगा। तो उस मेरी अचीवमेंट को उन्होंने अचीवमेंट ना समझ के एक टाइम पास का जरिया समझा कि ठीक है शायद इसका पढ़ाई के माध्यम से इसका टाइम पास हो जाएगा। और मेरे पेरेंट्स को लोगों ने कहा भी कि अच्छा ये पढ़ रही है, बट व्हाट विल बी द यूज, विल शी एबल टू गेट अ जॉब, क्या उसको नौकरी मिलेगी, इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, और नौकरी कैसे मिलेगी, कौन देगा, कैसे ही मैनेज करेगी। इतना हमें भी नहीं पता था कि क्या होगा, बट वी वर श्योर कि हमने अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो शिक्षा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और इतनी पॉजिटिव दिशा की तरफ मुझे मोड़ दिया कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन वी कुड मेक एट दैट टाइम, कि हमने पढ़ाई की और मैं एंजॉय करने लगी, मुझे एक बहुत दिशा मिली। और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, और मैंने ये सोचा था कि आई विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई कैन डू। जो लॉस्ट हो गया है वो पेनफुल था, बट सिर्फ उससे चिपक के नहीं रहना है। अभी जब मुझे पढ़ाई करने लगी तो मुझे लगने लगा कि मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ उस पर अपना फोकस रखा मैंने, और इसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैंने सोच के रखा था आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मेरी पहली नौकरी 2011 में लगी ऑडिटर, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में, बट मुझे कुछ अच्छा बड़ा करना था
और 2013 में मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया। दैट वाज द क्लोजेस्ट मोमेंट टू माय हार्ट कि वो एग्जाम पास हुआ। उससे पहले ये नहीं था कि बहुत इजी थी जर्नी। मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए थे, टीचिंग के, बैंकिंग के और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, और मेरे पास ही नहीं हो रहे थे। कभी मैं 1 नंबर से रह रही थी, कभी मैं 2 से, कभी 1.25 से भी मैं रही। फिर तभी ये एडवर्टीजमेंट हुई 2009 में, तो मेरे एक टीचर ने कहा एक तो तुम ये फॉर्म फिल करो। मैंने कहा सर सिविल सर्विसेज, बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, करके देखते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ मेरा, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा हुआ, और 2013 में मैंने ये एग्जाम पास किया। इस एग्जाम को पास करने के बाद बहुत धारणा बदली। मेरे आसपास के लोगों की, समाज की, जो उनके मन में मेरे प्रति छवि थी, मुझे लगने लगा कि वो बदल गई है। मतलब उनकी आंखों में वो आई कुड सी द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा था। और मुझे पर्सनल फ्रंट पे भी बहुत एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट थी कि मेरी मेहनत रंग लाई है। बहुत से फेलियर्स के बाद आई फाइनली डिड इट। सो दिस वाज माय जर्नी ऑफ एकेडमिक्स। और स्पोर्ट्स की जर्नी बहुत ही सडन थी। मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था। और जब मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ तो मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, और वो सर्कुलेट होकर मेरे जो कोच हैं मिस्टर अमित सरोहा, अर्जुन अवार्डी हैं, उन तक पहुंचा। उन्होंने मुझसे पूछा कि एकता आप डिसेबल्ड हैं तो पैरा स्पोर्ट्स होता है, आप ज्वाइन करना चाहेंगी? तो मुझे लगा कि आई वाज डाउटफुल कि एक तो डिसेबिलिटी के भी अपने लिमिटेशंस हैं, फिर जॉब भी है और स्पोर्ट्स भी बहुत डिमांडिंग है। तो विद अ डाउट आई सेड यस विद माय पेरेंट्स सपोर्ट। पेरेंट्स ने कहा कि जॉब तुम्हारे पास है ही, यू आर सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वी कैन गिव इट अ ट्राई। फिर मेरे कोच ने भी बहुत मार्गदर्शन दिया मुझे। और फिर मैंने 2016 में जब अपना पहला नेशनल खेला तो मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर मुझे लगने लगा कि यस, अगर मैं और मेहनत करूंगी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आई कैन डू वेरी वेल। एंड इन जुलाई 2016 आई वोन माय फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल, सिल्वर मेडल एट बर्लिन। So this was my sports journey. After that there was no looking back. बस अब मैं आगे से आगे अपने गोल सेट करती जा रही हूँ और वो अचीव करने हैं मुझे। एकता, बहुत आपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रख के अपनी जर्नी को चुना और उस पर आप खड़ी रही और लगातार मेहनत करती रही। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो आपकी मानसिक दिशा को, मानसिक दशा को एक पॉजिटिव ट्रैक पर बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। सभी बच्चों को, सभी ऐसे बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट और सोसाइटी का, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। एकता, बहुत समय से मैं आपकी कहानी को सुनना ही चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था, ये सब कैसे हुआ। और आज आपसे मैंने सुना भी, और मैं आप जब बता रही थी तो मैं भावों में भी बह रही थी, उस चीज को महसूस कर रही थी, देख गई। एकता, आपकी एकेडमिक्स अचीवमेंट्स तो है ही, उसके अलावा आपने स्पोर्ट्स में जो पहले आपने देश भर में नाम कमाया, राष्ट्रीय अचीवमेंट्स है, नेशनल अचीवमेंट्स है आपकी, फिर उसके बाद आपने एशियन अचीवमेंट्स है, और आगे का फिर अब लक्ष्य क्या है? जी, मेरा जो गेम है क्लब थ्रो, वो एक उन डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है जिनका अपर लिम्ब भी इम्पैक्टेड है। तो इस गेम को लेकर ही मैं अपना प्रतिनिधित्व करूंगी पैरालंपिक्स में। लास्ट ईयर दुबई में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मैंने देश के लिए कोटा जीता था। कोटा होता है कि नंबर ऑफ सीट्स उतनी जो हम ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कोटा जीता। आई एम द ओनली फीमेल इन इंडिया, इंडियन पैरा एथलीट्स जिसने कोटा प्राप्त किया है। और अब कोटा जीतने के बाद मेरा अगला लक्ष्य यही है कि टोक्यो पैरालंपिक्स होंगे हमारे अगस्त 2021 में, उसमें देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। बहुत खूब, हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं हमारी बेटी के साथ। आपके सारे सपने पूरे होंगे, हमारी बहुत ब्लेसिंग है। पूरे हमारे कम्युनिटी इंडिया नेटवर्क से जितने जुड़े हमारे भाई बहन, सबकी आपको ब्लेसिंग है। एकता, आपको हम हमेशा खुश और अच्छी के रूप में ही देखना चाहती हैं। आपके साथ हमेशा हम रहेंगे, हमेशा हमारी ब्लेसिंग्स आपका पीछा करती रहेंगी, आप जो भी करेंगी।
ऐसा मैं हमारा उन्हें सहेज के रखूंगी मेरे दिल में, मेरे पीछे नहीं रखूंगी, उनको अपने साथ रखूंगी आपकी ब्लेसिंग्स को। बिल्कुल बिल्कुल। एक हालांकि ये बहुत भावुक सा विषय है, मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि अक्षम जो हमारे युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, अक्षमता को समाज किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार की जागरूकता की जरूरत है। देखिए, एक डिसेबल्ड पर्सन या तो वो बाय बर्थ होता है डिसेबल्ड, या उसके बाद कोई ऐसी इंजरी, एक्सीडेंट या कहीं से गिरने से किसी भी तरह से उसको चोट लग के वो डिसेबल्ड हो सकता है। और जहाँ तक बात है हमारे समाज की, मुझे लगता है कि एक इंक्लूसिव अप्रोच हमारे समाज की अभी भी नहीं है। उन्हें एक समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, मेन स्ट्रीम में उनको उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता। शुरुआत करती हूँ मैं अगर स्कूल में एडमिशन को लेकर, अब भी बहुत से स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, उन बच्चों को एडमिशन्स नहीं देते जो डिसेबल्ड हैं किसी भी कारणवश। वो कहते हैं हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या इस पर्सन को एक 24 एक स्कूल टाइमिंग्स में असिस्टेंस चाहिए, फॉर एनी रीजन दे रिफ्यूज टू गिव द एडमिशन। तो ये एक बड़ा बेसिक सा ही एक एग्जाम्पल है। आप ये सोचिए, अगर किसी को वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका नहीं दिया जाएगा कि वो पढ़ाई कर सके, तो उसके जीवन में आप कितने मौके उससे छीन लिए जाएंगे, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दो तरह के बैरियर्स हैं हमारे समाज में। एक मेंटल बैरियर है जो मानसिक रूप से है, वो ये समझता है कि डिसेबल्ड पर्सन्स या जो विकलांग जन है, वो उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बन सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके या अपने गोल्स अचीव कर सके। उनसे बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। ये तो एक बहुत बड़े स्तर पे हुआ, और छोटे स्तर पे भी अगर पब्लिक प्लेस पे लोग, डिसेबल लोग जाते हैं तो उन्हें घूरा जाता है, उनसे अलग अलग अनकंफर्टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड एक मॉल में गई थी, तो उससे एक आंटी ने कहा कि तुम्हें मॉल में आने की क्या जरूरत है मूवी देखने के लिए। तो एक बड़ा एक ये बेसिक सी छोटा सा एग्जांपल लगता है, बट बहुत ज़्यादा असर आता है उस पर्सन के ऊपर जो उसको फेस कर रहा है। या जैसे एक मेरी फ्रेंड ने ओला या उबर ऑर्डर की, बुक की, और जैसे टैक्सी वाला आया तो उसने कहा ये व्हीलचेयर भी साथ जाएगी, तो उसने कहा यस, और उन्होंने कहा फिर आपको टैक्सी बुक नहीं करनी चाहिए थी, आपको एम्बुलेंस बुक करनी चाहिए थी। तो ऐसा माइंडसेट है कि उनको नॉर्मल नहीं समझा जाता, उन्हें मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं समझा जाता कि दे आर ऑल्सो सेम पर्सन्स विद डिफरेंट नीड्स। तो सेंसिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को जागरूक कर। तो डिसेबल्ड पर्सन, मैं डिसेबल्ड कब तक हूँ? अगर मैं पार्क के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक नहीं जा सकती तो मैं डिसेबल्ड हूँ। लेकिन अगर मेरे पास व्हील चेयर है तो मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा सकती हूँ, तो आई एम नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन। यस, मेरी नीड्स डिफरेंट है, मैं अलग तरीके से जाऊंगी वहां पे, पर मैं वहां तक जाऊंगी। तो डिसेबल्ड लोग भी वही लोग हैं जिनकी नीड्स थोड़ी सी अलग हैं। उस नीड्स को आप समझिए तो दे आर एज कैपेबल, एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन। तो इस दिशा में हमें इस मेंटल बैरियर को दूर करने की जरूरत है। आप इक्वली ट्रीट कीजिए। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझसे नहीं पूछते एकता क्या पिएगी, मेरी मम्मी से पूछते हैं एकता क्या लेगी। या मैं हेयर कट के लिए जाती हूँ तो मम्मी से पूछते हैं इसको कौन सा हेयर कट चाहिए। तो मेरी एग्जिस्टेंस या मेरी विजिबिलिटी उन्हें नहीं लगती। या फिर अगर मैं फिजिकली डिसेबल हूँ तो मुझे मेंटली भी डिसेबल समझते हैं कि शायद मैं समझ या नहीं पाऊंगी या जवाब नहीं दे पाऊंगी, या वो हेजिटेट भी करते हैं कुछ लोग बात करने में। बट इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस कि यस दे आर आल्सो अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि लोग किस लेवल तक भी सोच सकते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस को ही। तो मैम, एक तो ये मेंटल बैरियर जब हम खत्म करेंगे तो वो एक समाज का हिस्सा बन पाएंगे। और इसके अलावा असिस्टिव डिवाइसेस हैं कि मुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो आर्टिफिशियल चीजें, वो डिवाइसेस, वो मशीन्स, वो चीजें चाहिए जो मेरे जीवन को आसान बना सकें और मैं जितना हो सकूं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। जैसे एक व्हीलचेयर मेरे लिए है, किसी को सुनता नहीं है तो उसकी हियरिंग एड है, किसी का पैर नहीं है तो उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, प्रोस्थेटिक्स चाहिए, किसी को क्लचेस चाहिए। तो ये कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव इतने हैं कि बहुत सी जनसंख्या जो
डिसेबल्ड है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो हमें चाहिए कि ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, गुड क्वालिटी हो और रीजनेबल प्राइस हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत से लोग घर से इसी वजह से नहीं निकल पाते, हमारे रूरल इंडिया में स्पेशली, कि उनके पास कोई असिस्टिव डिवाइस नहीं है। अगर उनके पास किसी भी तरह के क्रचेस हैं, अगर व्हील चेयर है, कोई आर्टिफिशियल लिम्ब है, तो वो भी शायद अपना जीवन एक बेटर तरीके से जी सकते हैं, वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होती। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि वहाँ व्हीलचेयर जा पाएगी, वहाँ रैंप होगा, वहाँ लिफ्ट होगी, कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको क्या हियरिंग आउटपुट मिलेगा लिफ्ट दबाने पे, कोई ब्लाइंड है तो उसको ब्रेल लिपि पे वहाँ पर कुछ लिखा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें मिल जाएं हर पब्लिक प्लेस पे तो भी बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकता है। हम बात करना चाह रहे हैं भारतीय हमारे कानून पर, जो आश्वस्त करता है सभी हमारे अक्षम लोगों की सभी सुविधाओं के बारे में। आप उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। जी, हमारे देश में जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट है दैट इज़ वेरी गुड। अगर वो 100% लागू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी डिसेबल्ड पर्सन अनएजुकेटेड रहेगा, या उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, या वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाके अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं कर पाएगा। सबसे अहम भूमिका है शिक्षा की। हमें किसी भी स्तर पर किसी भी डिसेबल्ड बच्चों को शिक्षा के लिए मनाही नहीं होनी चाहिए, इवन एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए उनकी शिक्षा के लिए। अब होता क्या है कि जो हायर हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, बट जो हायर एजुकेशन तक वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बेसिक एजुकेशन के बाद इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इधर इन टर्म्स ऑफ फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियली, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल नहीं है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती मैं व्हीलचेयर पे बस में बैठ के जाऊं। हमारे देश में वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि एक व्हीलचेयर यूजर पर्सन कहीं भी अपनी इच्छा से जा सकता है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम अगर रहेगा, और वो सपोर्ट सिस्टम हमें हमारा रूल देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अभी बहुत से प्राइवेट ऑनर्स जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो इसको नहीं मानते। तो मैंने एक बार कहा भी एक ऑनर से कि मैंने कहा आप यहाँ रैंप बनवाइए, तो उन्होंने कहा मैम आपके अलावा कोई आता ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया ऐसा भी हो सकता है आपके पास रैंप नहीं है इसीलिए कोई नहीं आता। तो वो दोनों स्थिति ऐसी है कि उन्हें लगता है कोई आता नहीं है तो हम क्यों लगाएं, और हमें लगता है बनता नहीं है तो हम कैसे जाएं। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीजें हो जाती हैं। तो अगर वो जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, अगर वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा के लिए हर किसी को एजुकेशन मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। हम उसके लिए वॉइस रेज कर सकते हैं रैंप बनवाने के लिए, पर उसके लिए हमें अगर एजुकेशन, शिक्षा मिले, एक अच्छी नौकरी मिले, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, फिर हम चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। एकता, आपसे बात करते हुए मेरे मन में सवाल आया है, क्योंकि मैं ग्रासरूट्स में मैंने काम किया है, लोगों के बीच में जुड़ी रही हूँ, बहुत अर्सा मैंने लोगों के बीच में बिताया है, जिसमें हमारे डिसेबल बहुत सारे हमारे भाई बहन बच्चे मेरे आसपास रहते थे, या मैंने उनको नजदीक से देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डिसेबल महिलाओं की सुरक्षा आज भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस बारे में आप क्या सोचती हैं? जी मैम, बिल्कुल। फीमेल्स आर लैगिंग बिहाइंड, जैसे आप बात कर रही हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, और स्थिति अगर हम डिसेबल फीमेल्स की करें तो वो और भी वर्स है। जी बिल्कुल। वो इलिटरेसी है उनमें बहुत ज्यादा, वो अब पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रही हैं, वो बाहर नहीं जा पाती हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू डोमेस्टिक अब्यूज। और ये सिर्फ एक एजुकेशन का ही डिवाइड नहीं है, ये एजुकेशन के साथ साथ एक सोशल और फाइनेंशियल डिवाइड है। और अगर हम अब बात करें आज के युग में, इंटरनेट के युग में, तो एक इंटरनेट का भी डिवाइड है। शायद अगर 50% बॉयज के पास फोन है तो हार्डली गांव में 10 या 12% लड़कियों के पास फोन होगा या इंटरनेट होगा।
और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस चीज को गलत भी मानता है कि उन्हें फोन नहीं देना चाहिए, बट एक समय के बाद वो एक जरूरत है। आज के समय में इंटरनेट भी एक तरह का सोशल स्पेस है जहां आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी है अभिव्यक्ति की। तो ये बहुत तरह के डिवाइड है, एजुकेशन, सोशल, फाइनेंशियल और इंटरनेट डिवाइड भी। तो जब तक हम उनको उस काबिल नहीं बना सकते कि वो अपनी वॉइस रेज कर पाएं, तो उसके लिए तो हमें कुछ हद तक उन रिसोर्सेज तक उनको लेके जाना होगा। और वो शुरुआत हर चीज सरकार से नहीं हो सकती, वो शुरुआत घर से होगी, पेरेंट्स से होगी, भाई बहनों से होगी। और एक डिसेबल्ड पर्सन की स्थिति ऐसी भी होती है कि फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उन्हें जरूरत रहती है मदद की, तो कुछ हद तक वो डिपेंडेंट रहते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो उस स्थिति में भी पेरेंट्स को या फैमिली को उतना सपोर्ट करना चाहिए कि वो कहीं पीछे ना रहें। और शुरुआत घर से होगी, शुरुआत पढ़ाई से होगी, शिक्षा से होगी, तो स्थिति बेटर हो सकती है। ये जो इतना गैप, और शायद मुझे लग रहा है ये गैप समय के साथ बढ़ भी रहा है, तो हमें इसके ऊपर एक चेक रखना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देनी चाहिए। नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ फीमेल्स को आगे लेके आना चाहिए। एकता, मैं आपसे एक बहुत संवेदनशील प्रश्न लेती हूँ। हमने ये पाया है समाज में जितने अक्षम बच्चे हैं या जितनी अक्षम हमारी युवतियां हैं, लड़कियां हैं, वो सेक्स अब्यूज उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और क्या एडवाइस करना चाहेंगी समाज के लिए? कुछ आप निर्देश देना चाहेंगी कुछ माँ बाप के लिए? तो कृपया इस बात पे मुझे जरूर बताइए। जी मैम, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी कोई भी लड़की सेफ फील नहीं कर रही है। और फिर अगर हम बात करें तो डिसेबल्ड गर्ल्स की, उनकी स्थिति और भी वर्स है। बहुत सी डिसेबल्ड गर्ल्स हमारी सोसाइटी में दे आर वल्नरेबल, दे आर मोर प्रोन टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज। तो इस स्थिति में एक तो लोगों की धारणा ही ऐसी है, वो एक डिसेबल्ड पर्सन को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। और जहां तक डिसेबिलिटी अगर डेफ और म्यूट की है या ब्लाइंडनेस की है, उसमें बंदा, गर्ल कैन नॉट बी एक्सप्रेस हरसेल्फ, वो अच्छे से बता भी नहीं पाता। और सेकेंडली वो जो एक जब हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना, बैरियर बन जाता है, तो उसकी सुनवाई भी नहीं करते। कुछ ऐसे केसेस में हैं जहां फैमिली को भी नहीं पता होता कि व्हाट देयर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जहां तक बात है समाज की, उसमें देखो, जब तक हर व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज में हर लड़की की इज्जत इम्पोर्टेंट है, हर किसी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, तब तक इस सोसाइटी की इमेज को नहीं बदला जा सकता। और शुरुआत घर से हो, पेरेंट्स बच्चों की बात सुने। अगर डिसेबिलिटी है कि घर में गर्ल को, तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है एक कम्युनिकेशन रखना, हमेशा एक कम्युनिकेशन बना के रखना। और जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनकी वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट कंटेक्स्ट। सो फैमिली से स्टार्ट हो, पर सिर्फ फैमिली से भी बात नहीं बनेगी। हमारे समाज के हर इंसान को वो जिम्मेदारी निभानी होगी जिसमें वो एक लड़की की इज्जत करे, एक लड़की को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। एंड इट इज नॉट अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स, इट इज अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज, टू टीच देम। उनको सिखाने की जरूरत है। गर्ल्स आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल, उनकी कोई बात नहीं है। सब जो चेंजेस की आवश्यकता है, दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज बिहेवियर। बिल्कुल एकता, आपने बहुत ही हमारे सवालों के बहुत जिम्मेदार जवाब दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा और आपके जवाब और आपकी बातें उनको भी सोचने के लिए मजबूर करेंगी। एकता, चलते चलते कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आपके व्यक्तिगत जीवन से, वो हम ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं, ठीक है? जी मैम। तो एकता, जी बिल्कुल रैपिड फायर जैसे। तो आपको कलर कौन सा पसंद है? पिंक एंड व्हाइट। पिंक एंड व्हाइट। मुझे तो आपका टॉप भी आज बहुत पसंद आया। It is my favorite one, the pink one. Pink color is there. बिल्कुल।
और आपको फिल्म स्टार की मैं बात करूं, यदि कोई फिल्म एक्टर की बात करूं, तो आपको फिल्म एक्टर कौन सा पसंद है? जी, जॉन अब्राहम मेरा पसंदीदा एक्टर है। जी। और अगर मैं फिल्म एक्ट्रेस की बात करूं तो? फिल्म एक्ट्रेस में हमें पसंद है आलिया भट्ट, दीपिका, दे आर डूइंग वेल। जी। आपको फिल्में देखना पसंद है, तो कौन सी फिल्म आपको लगी कि ये बहुत मेरे दिल के करीब? स्पोर्ट्स में आने के बाद मुझे दंगल बड़ी मेरे दिल के करीब लगी। उसमें जो उसके पेरेंट्स की भूमिका है वो भी बहुत अपीलिंग है, जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, दैट इज आई कैन रियली, मतलब मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ कि पेरेंट्स का भी कितना अहम योगदान है एक स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में। और आपको गाना कौन सा पसंद है? अगर कोई फिल्म सॉन्ग पूछूं मैं, हिंदी फिल्म सॉन्ग? हिंदी फिल्म सॉन्ग छोरी धाकड़ है। अच्छा, ठीक है। और यदि मैं इंग्लिश गाने सुनते हूँ, तो इंग्लिश में यदि कोई आपको पसंद हो, कोई सिंगर या कोई गाना? इंग्लिश कम सुनती हूँ मैम, इतना कोई फेवरेट नहीं है। और आप किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ? किताबें पढ़ना, अब मैं लिखना पसंद कर रही हूँ, किताबें पढ़ने का मुझे समय। तो कौन सा देश पसंद है? जहाँ तक अभी तक मैं गई हूँ जिन देशों में, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। उसका रीजन ये है कि एक तो मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है, आर्टिफिशियल चीजें नहीं पसंद, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी चीजें नहीं पसंद, एक नेचर के करीब रहना मुझे पसंद है। और दूसरा, वहाँ पर हर चीज व्हीलचेयर एक्सेसिबल थी ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो क्रूज है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, एवरीथिंग वाज व्हीलचेयर एक्सेसिबल, जहाँ पर मुझे जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो इन दो कारणों से मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद। आपको भारत में कौन सा शहर पसंद है? मुझे मैम केरला और तमिलनाडु, वहाँ पे मेरा कुछ समय बिताने का मन है, मेरा बीचेस पसंद है मुझे, तो मेरे को वहाँ जाने का मन है और कुछ समय वहाँ बिताने का मन है। आप कोई भी ऐसी महिला लीडर जिसे आप एडमायर करेंगी या एडमायर करती हैं? मिसेस सुषमा स्वराज ऐसी लीडर रही हैं जो बहुत अपीलिंग पर्सनालिटी थी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण या एक पॉलिटिशियन महिला की एक छवि बिल्कुल अलग रूप से प्रस्तुत की। सो अमंग फीमेल्स मुझे उनकी छवि बहुत एक अपीलिंग लगती है। एक ना, यदि आपको एक वरदान मिल जाए ईश्वर से कि आप इतिहास में किसी भी व्यक्ति को फिर से जिंदा कर सकते, तो फिर आप किस व्यक्ति को जिंदा करना चाहते? तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सोचो, कोशिश। एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के, एक बहुत ही बच्चों के क्लोज, यूथ के क्लोज, और एक स्पिरिचुअली भी वो बहुत इवॉल्व पर्सन रहे हैं और डाउन टू अर्थ रहे हैं। तो वो एक ऐसे शख्सियत है जो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही मायने में रोल मॉडल की भूमिका अदा कर सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, और चाहे वो एक बच्चों के लिए राइट एग्जाम्पल सेट करने का हो। तो आई थिंक ही इज द डिजर्विंग पर्सन जो हमें आज के समय में एक रोल मॉडल की जरूरत है। तो जी, इस बार यदि मैं आपको किसी ऐसे आइलैंड पे ले जाऊं, आइसोलेटेड, जहाँ पर आप हो या फिर आप अपने साथ कोई दो चीजें ले जा सकते हो, तो आप कौन सी दो चीजें लेके जाए? दो चीजें, एक तो मैं अपनी व्हील चेयर लेके जाऊं और कुछ मेरे साथ पेन पेपर लेके जाऊं लिखने के लिए। जी, ओके। मैं वहां बैठकर मैं लिखूं। इतना आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत आनंद आ रहा है, आपकी चॉइसेस को जान करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बहुत संवेदनशील एक युवती हैं। आपसे एक कविता सुनना तो बनती। कविता है मेरी मून के ऊपर बेस्ड, चांद पर। जी। अभी मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सा समय मैंने चांद को देखते हुए बिताया शाम को, तो फिर मैंने उसी से संबंधित एक कविता लिखी है। Gradually moon appears behind the trees,
serene in nature, sparkling in color. I find it so beautiful in every shape and color. Even when it is behind the clouds and is very blurred, it keeps illuminating, covered in clouds' darkness, emerges even shinier, as if flawless and dauntless. It is always dazzling, with or without stars, a black patch inside, proudly showing its scar. Proudly showing its scar. Very beautiful. Storms, clouds, thunder or rain, with calmness it is enduring. The constant brightness is always alluring. Very nice. बहुत प्यारी कविता थी, हमें सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आपने अपने मन के भाव शब्दों में पिरोए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत। आप ऐसी ही कविता लिखती रहें, अपने मन की बातें कहती रहें कविताओं के माध्यम से, और ऐसे ही समाज को जागरूक करती रहें। अक्षम हमारे नागरिकों के लिए आप काम करती रहिए, उनके लिए जीवन को आसान बनाती रहें, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती रहें, अपने प्रशासनिक कार्यों में भी आप आगे बढ़ती रहें। हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं और शुभ आशीर्वाद है आपके साथ। आज की बातचीत का सिलसिला हम यही समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो मैंने आपके साथ ये मंच या ऑनलाइन मंच जो मैंने आपके साथ साझा किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैंने दिल से बात की, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत हो रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल अपनापन लगा और मैंने बिल्कुल ओपनली अपनी सारी बात रखी। तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू शेयर माय थॉट्स विद यू। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मेहमान, भारत की शान एकता भ्यान। और ऐसी जांबाज बेटियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे हर हफ्ते, और अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हम फिर से आएंगे।